अरे बच्चों, मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आपका फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो बच्चों, मैं अभी आप लोगों को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का वीडियो जो है बच्चों बिल्कुल सीरियली वाइज से एक तरीके से यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चाहे आप BCSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप लोग डिप्लोमा पढ़ रहे हैं या आप बीटेक पढ़ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल सभी के कॉम्बिनेशन को मैं लेके चल रहा हूं बच्चों, और जो है कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने सभी फोर्स सिस्टम के बारे में मैंने पढ़ लिया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को 2D ही पढ़ना है, 3D वाले तो नहीं पढ़ना। क्या बताया था बच्चों मैंने कि आप लोगों को जो पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ना था हम लोगों को। क्या पढ़ना है? कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम। इसे समझाने का बच्चों कुछ कारण है हमें, क्योंकि अगर चाहता तो मैं स्किप करके डायरेक्ट आपको पैरेललोग्राम का मेथड बता देता या ट्रायंगल लॉ बता देता, लेकिन उससे पहले मैंने बच्चों इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके बेसिक यानी कि इसके आगे जितने भी वीडियो बनेंगे आपको नॉमेरिकल बनाने में बिल्कुल सहायता प्रदान करेंगे, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाना उचित समझा, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ बच्चों कोप्लेनर यानी कि प्लेन सेम होना चाहिए, कंकरेंट मतलब जितने भी फोर्स है बच्चों एक पॉइंट पे जाके मिलना चाहिए या एक पॉइंट से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहीं पे लिखा हुआ है द नेट इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम इज ए रिजल्टेंट फोर्स आर, ठीक है। यहाँ से बच्चा लिखता है कि इसका नेट इफेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि मानिए बच्चों यहाँ से क्या हुआ, एक प्लेन मानिए सेम है, एक पॉइंट पे क्या है, यहाँ से फोर्स आके मिला, तो इसका बच्चों एक रिजल्टेंट हम लोग फोर्स क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स हम लोग निकालते हैं। वही लिखा होता है नेट इफेक्ट ऑफ दिस फोर्स, यानी इस फोर्स का जितना जो है तो इसका नेट इफेक्ट हम लोग निकालेंगे इस सिस्टम का, वो क्या कहलाएगा बच्चों, रिजल्टेंट फोर्स यानी कि आर कहलाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन करने के लिए हम लोगों को क्या जरूरत होती है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिफिनेशन आप लोग एक बार पढ़ेंगे, तो मैंने वहां से बताया था बच्चों कि आपको उस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो है कि रिजिड बॉडी के स्टेट के बारे में पढ़ना होता है। हम लोग रिजिड बॉडी और उसके स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं स्टेट। बच्चों स्टेट का मैंने 2 कंडीशन बताया था, एक बताया था रेस्ट में होता है, एक होता है मोशन में, ठीक है। तो कोई भी बॉडी जो है कि रेस्ट में कब होंगे यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होंगे, ठीक है। तो अभी मैं बात करूंगा बच्चों रिजल्टेंट फोर्स के केस में कि किस तरीके से हमारी वस्तु जो है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखा हुआ बच्चों स्टेट यानी मैं सबसे पहले रेस्ट यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ इफ रिजल्टेंट इक्वल टू 0, रिजल्टेंट का मान बच्चों 0 किस किस कंडीशन में होंगे, कब होंगे रिजल्टेंट का मान 0, ठीक है। रिजल्टेंट का मान, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू 0 होने के लिए हमें बच्चों यहाँ से रिजल्टेंट ऑफ RX यानी कि बच्चों रिजल्टेंट ऑफ Y, यानी कि ये जो बच्चे हो गए एक्स डायरेक्शन, एक्स का मतलब क्या हुआ कि एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगते हैं, ठीक है बच्चों, उसका समेशन जितना भी हम लोग करेंगे यानी कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि समेशन जितने भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, चाहे बच्चों वो निगेटिव डायरेक्शन में लगे या पॉजिटिव डायरेक्शन में लगे, सभी को जोड़ने के बाद अगर 0 आता है, ठीक है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे Y कंडीशन में देखेंगे, Y एक्सिस पर देखेंगे, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव लेंगे बच्चों, ठीक है। सभी को जोड़ने के बाद अगर समेशन के fx का बच्चों इसका भी वैल्यू 0 हो जाए और रिजल्टेंट इसका भी वैल्यू 0 हो जाए, अगर दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा तब बच्चों उस कंडीशन में मेरा रिजल्टेंट क्या निकलेगा, 0 निकलेगा, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि रिजल्टेंट अगर 0 होगा तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगे रहे हैं उसका भी वैल्यू 0 और वाई डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है बच्चों उसका भी समेशन करने के बाद हमें क्या होना चाहिए, दोनों का रिजल्टेंट का वैल्यू बच्चों क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब हमको जो है रिजल्टेंट हम अगर फाइंड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या निकलेगा, 0 के बराबर निकलेगा, ठीक है। इस पर मैं नॉमेरिकल करवाऊंगा तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर लिए, इक्विलिब्रियम की बात कर लिए। तो अब बच्चे कोई कहेंगे कि सर अगर मैं क्या करूं कि इसमें से अगर मेरा जो है कि बॉडी जो है कि बच्चों मोशन में रहेगा तो उस कंडीशन में रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जो ही बच्चे क्या होते हैं कि नॉन इक्विलिब्रियम यानी कि बच्चों नॉन इक्विलिब्रियम
कंडीशन में कब होंगे, जब बॉडी मेरा क्या हो जाएगा, मोशन में रहेगा। ठीक है, मैंने एक्चुअली में बताया था कि आप लोगों को मेनली रूप से कितने प्रकार के मोशन होते हैं, मेनली रूप से 3 प्रकार के मोशन होते हैं। ठीक है, यानी कि मोशन तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मैंने 3 तरह से कैटेगराइज किया था। एक मैंने बताया था बच्चों ट्रांसलेशन मोशन, दूसरा बताया था रोटेशनल मोशन, तीसरा बताया था बच्चों जब ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशनल मोशन को मिला देते हैं तो दोनों को मिलाने के बाद जिस फोर्स का निर्माण होता है दैट इज कॉल्ड बच्चों जनरल मोशन। इसे हम लोग जनरल मोशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, जनरल मोशन। ठीक है, तो जो ही बॉडी मेरा क्या करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, मोशन में रहेगा, त्यों ही क्या हो जाएगा, नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों की बात आती है कि समझने के लिए आती है क्योंकि बच्चों मेरा बॉडी जो है कि नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो कौन सा बच्चों मूवमेंट यानी कि कौन सा मोशन उत्पन्न हो सकता है बॉडी में। तो इसके लिए बच्चों हम लोग बात करते हैं, एक मैंने एक फिगर बनाया, दैट इज माने बच्चों ये बॉडी है मेरा। ठीक है, इस बॉडी पे क्या किया बच्चों, मैंने एक फोर्स लगाया, एक तरफ से लगाया, तो ये बच्चों क्या कहलाएगा, फोर्स कहलाएगा। फोर्स सिस्टम बनाने के लिए बच्चों मोर देन वन फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट बॉडी, यानी कि क्या करना पड़ेगा बच्चों, फोर्स सिस्टम करने के लिए हमें जो है कि इस पर एक से ज्यादा फोर्स लगाना होगा। ठीक है, मैंने बच्चों इस बॉडी को मान लिया कि हम लोग जो है कि 3D ऑब्जेक्ट में 3D सराउंडिंग में रहते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या होता है कि गैस का एक सराउंडिंग बना हुआ है। ठीक है, तो इस बॉडी को मैंने क्या किया बच्चों, स्पेस में छोड़ दिया। मानिए ये स्पेस है, दोनों तरफ से फोर्स लगा दिया, ये स्पेस में जो ही मैंने छोड़ा बच्चों, दैट इज ओनली इट हैज ओनली मास। इसमें सिर्फ क्या रहेगा बच्चों, मास रहेगा, देयर इज नो वेट। क्योंकि स्पेस में जाने के बाद बच्चों उसमें क्या होता है, सिर्फ मास होता है, उसमें वेट नहीं होता है, बिकॉज एब्सेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि वहां पर क्या होता है बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद नहीं रहता है, जिसके वजह से उसमें से क्या रहता है बच्चों, बॉडी का क्या हो जाता है बच्चों, वहां पे स्पेस में रहने के बाद सिर्फ मास होता है उसमें। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों कि कोई भी वस्तु का पृथ्वी पर अगर वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर ले जाएंगे तो कितने kg का वजन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमको वहां पर क्या करते हैं, घुमा देते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, मास जो है कि बॉडी का मास चेंज कभी नहीं होता है। क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें क्या चीज चेंज करता है, तो वेट चेंज करता है। आप लोग याद रखें, क्योंकि बच्चों यहाँ तो 1 किलो, ऊपर भी जाइएगा तो 1 किलो। क्योंकि बच्चों क्या होता है, ग्रेविटेशनल पृथ्वी पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का मान अलग होता है। ठीक है, तो वो सभी तो बच्चों दूसरी बात है। यहाँ तो हम लोग देख रहे थे कि आखिर जो है कि मैंने दोनों तरफ से फोर्स लगाया। ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स लगाया तो बच्चों इसमें सिर्फ क्या है बच्चों, मास है। ठीक है, अगर मानिए कि अगर इसको भी कहेगा सर ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स है बच्चों, अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स है तो इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 लगाए तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक रेस्ट हो जाएगा, दैट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्योंकि ना ही इधर जाएगा मेरा बॉडी, ना ही इधर जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, रुका हुआ रहेगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज इन रेस्ट। क्योंकि हमको पढ़ना था बच्चों, क्या पढ़ना है, क्योंकि बॉडी मेरा मोशन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फोर्स सिस्टम यानी कि एक से ज्यादा फोर्स लगना चाहिए उसके कंडीशन में। तो एक फोर्स को मैं बढ़ाता बच्चों, इसको कर देता हूँ 20 न्यू ही कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये अगर इधर से 10 लगा, ये बॉडी जो है कि अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, ये अगर 20 है तो ये क्या करेगा, इधर आ जाएगा। देखिए यहाँ से ऐसे जाएगा बच्चों, क्या होगा, ये बिल्कुल लाइन की तरह आ रहा है, दैट इज ये इस तरीके से इधर फोटो, ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक लाइन की तरह इधर खिसकेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन। क्या हो जाएगा बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। यानी कि इसमें क्या हो गया बच्चों, यानी कि रिजल्टेंट का मान 0 के बराबर नहीं है। अगर रिजल्टेंट 0 हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि बच्चों अगर जो है कि ये बॉडी पे हमारा जो है कि ट्रांसलेशन मोशन है, क्या रोटेशनल मोशन भी उत्पन्न हो सकता है क्या। रोटेशनल मोशन कहने का मतलब बच्चों ये हो गया, हमने बॉडी पे 2 फोर्स लगाया। ठीक है, अब नीचे से बच्चों एक और फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, नीचे से जो ही फोर्स लगाइएगा तब क्या कीजिएगा, समझिए यहाँ से बच्चों, ये मैं 10 लगा देता हूँ, ये 20 लगा देता हूँ, ये 30 न्यूटन लगा दिया। ठीक है, तो जो ही 3 लगाइएगा बच्चों, देखिए इसमें से क्या मोशन उत्पन्न हो सकते हैं। कहिएगा सर जब 10 मानिए 2 फोर्स था, ये इधर लिनियरली खिसका, ये इधर आया। ठीक है, और 30 लगाइए सर, ये तो नीचे से ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी 2 मोशन हुआ। ये बच्चों जो ही बॉडी क्या होगा, ये देखिए इधर से इधर खिसकेगा और नीचे से ऊपर जाएगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये बॉडी देखिए ऐसे खिसका और नीचे से जो ही ऊपर जाएंगे तो बच्चों इस तरीके से बनेगा। और यहाँ से क्या होता है, हम लोगों को इसी को हम लोग क्या करते, यहाँ से हमको क्या करना, फाइंड करना पड़ता है, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है।
ठीक है। रोटेशनल का मतलब होता है बच्चों क्या करेगा, लगातार घूमना चाहिए, ये तो घूमेगा नहीं, इसमें क्या होता है बच्चों ये ऊपर की ओर जाएगा और वहां से हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसमें हमको रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। तो इसके केस में बच्चों मैंने देखा कि रोटेशनल मोशन उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो बच्चों सिर्फ क्या पॉसिबल है कि ट्रांसलेशन मोशन ही उत्पन्न होंगे, इसमें रोटेशनल मोशन नहीं है। तो क्या बच्चों बताइए आप लोग कि ट्रांसलेशन और रोटेशनल दोनों एक बार हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है। तो बच्चों यहां से देखिएगा ये जो पैरेललोग्राम लॉ जो दिया हुआ है ये बच्चों सिर्फ 2 फोर्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। कितने फोर्स के लिए एप्लीकेबल होंगे? सिर्फ 2 फोर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। तो बच्चों इसका प्रूफ तो आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछता, चाहे तो मैं बाकायदे में प्रूफ भी कर सकता हूँ इसको, लेकिन आप लोगों को समझा देता हूँ तो आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि इसका नॉमेरिकल बच्चों एग्जाम में दिया हुआ था, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया बच्चों, एक बॉडी लिया, देखिए ये जो एक बॉडी यहाँ से बच्चों ये दिया हुआ मेरा एक बॉडी दिया हुआ है, ठीक है। इस बॉडी ए पे बच्चों देखिए यहाँ से मैंने क्या किया कि फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ 60 यानी कि बहुत सारे फोर्स लगाए बच्चों। यहाँ देखिए मैंने ये जो है कि एक F2 फोर्स लगा दिया, इससे यहाँ से क्या होगा बच्चों एक F2 फोर्स लगा, F1 फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो इसके केस में क्या हो जाएंगे बच्चे, देखिए यहाँ से मैंने एक पैरेललोग्राम, चूंकि पैरेललोग्राम है तो मैंने एक पैरेललोग्राम का निर्माण करूंगा। देखिए अगर ये F2 है तो बच्चों ये भी F2 होंगे, अगर ये बच्चों F1 है तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये भी F1 ही होंगे, ठीक है। और दोनों के बीच में जो बच्चों यहाँ से जो रिजल्टेंट ये जो हो जाएंगे हमारे, यही होते हैं रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ से जो है कि ये देखिए यहाँ से ये थीटा बड़ा वाला क्या बन रहा है बच्चों, थीटा बन रहा है। और यहाँ से F1 यहाँ देखिए बच्चों F2 और F1 के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। यहाँ से मैंने देखा कि रिजल्टेंट और F1 के बीच में अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। चूंकि बच्चों यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स जो निकालते हैं यह बच्चों क्या होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, बिकॉज इट है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चूंकि इसमें हमको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि बच्चों यहाँ से मैंने एक BC परपेंडिकुलर लाइन डाला बच्चों, यहाँ से ये 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, चूंकि F2 है तो ये भी F2 हो जाएंगे। यहाँ से ये थीटा दिया हुआ है, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे बच्चों, अगर थीटा दिया हुआ हमको अगर हाइपोटेनस का वैल्यू पता है तो इससे क्या हम लोग ये नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिखेंगे F2 sin थीटा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये कैसे आया बच्चों इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और ये बच्चों ये कैसे दिया हुआ, यहाँ से हम लोग ये जो निकालेंगे बच्चों एक्स एक्सिस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे F2 cos थीटा। चूंकि बच्चों ये लंब है इसलिए मैंने sin थीटा लिख दिया, और यहाँ से देखिए बच्चों ये आधार हो जाएगा इसके लिए, इसे मैंने यहाँ पे cos थीटा लिख दिया, सिर्फ आपको समझने के लिए, ठीक है। मौका मिला तो इसे हम लोग एक से अच्छे तरीके से प्रूफ कर देंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों जब हमको रिजल्टेंट, जब बच्चों बिल्कुल यहाँ देखिए एक ट्रायंगल का निर्माण हुआ होगा, ट्रायंगल AB और C, देखिए बच्चों ये क्या बन गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ से AB क्या हो जाएगा बच्चों रिजल्टेंट दैट इज हाइपोटेनस। हम लोग पढ़े हैं क्लास 10 में अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों मैंने देखा कि आधार मेरा AC है, देखिए AC बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ से F1 प्लस F2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब क्या दिया हुआ बच्चों F2 sin थीटा, दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब बच्चों A प्लस B का होल स्क्वायर यहाँ फॉर्मूला लगाइएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों F1 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों F1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा F2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 cos थीटा प्लस यहाँ क्या हो जाएगा F2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कैसा है देखिए, क्योंकि बच्चों देखिए F2 का होल स्क्वायर यहाँ भी है, F2 का होल स्क्वायर यहाँ भी है, ठीक है। बच्चों यहाँ से cos स्क्वायर थीटा छूट गया, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा भी होगा। अब देखो बच्चों F2 का स्क्वायर और F2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों F1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमको रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे। डायरेक्शन कैसे निकलेगा बच्चों, वो एंगल हम लोग फाइंड करेंगे। चूंकि जाने मन एंगल का वैल्यू आ गया 135, तो बच्चों 135 किस डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, वो चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ अभी फॉर्मूला देखिए, हम लोग न्यूमेरिकल में क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों tan अल्फा बराबर क्या होता है, देखिए ये वाले फिगर के लिए चूंकि लंब होता है बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी आधार AC हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 sin थीटा लिख दिया। लेकिन AC इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, F1 प्लस F2 cos थीटा, ठीक है। तो अल्फा चूंकि हमको एंगल फाइंड करना है, तो एंगल इक्वल टू क्या होगा, इसको जब अदर साइड करेंगे क्या होगा, tan इनवर्स F2 sin थीटा बटे F1 प्लस F2 cos थीटा, ठीक है। तो बच्चों इससे मैंने क्या किया, रिजल्टेंट यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक बोलेंगे कि आपने 4 लाइन का इस्तेमाल किया, हम सिर्फ 3 लाइन के सहारे से हम भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रूफ करना चाहे तो वो किस तरीके से प्रूफ किए उसको भी देख लीजिए। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ट्रायंगल लॉ, क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ कहते हैं बच्चों, यानी कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ दोनों दो फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ 2 फोर्स के लिए, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल लॉ में क्या हुआ बच्चों, सेम टू सेम वही कहानी है, सिर्फ यहाँ से ये लाइन छोड़ दी और ये लाइन छोड़ दी है हम लोगों ने, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल लॉ में बच्चों देखिए ये F2 फोर्स हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने क्या माना, F1 मान लिया, ठीक है, A इसको B इसको मान लीजिए C। तब देखिए बच्चों मैंने देखा कि ये F1 और F2 के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, लेकिन F1 और रिजल्टेंट के बीच में अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। चूंकि यहाँ देखिए बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ से पैरेललोग्राम के साथ अगर ये पूरा थीटा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा, ठीक है। ये वाले कितना हो जाएंगे, ये 180 माइनस थीटा, चूंकि एंगल को हमको रेडियन में लेके चलना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। जब आपको बच्चों 2 एंगल पता है, आपको जब 2 एंगल पता है तो क्या आप तीसरा एंगल नहीं पता, ये नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस पाई माइनस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से पाई पाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा यानी कि थीटा माइनस अल्फा बचेगा, ठीक है। तो हम लोग वही काम करेंगे कि फ्रॉम ट्रायंगल ABC यानी ABC में ही हम लोग देखेंगे क्या, इस यहाँ पर हम लोग साइन रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, साइन रूल क्या होता है कि जो हम लोग बच्चों एंगल लेंगे, ठीक है, कि जैसे एग्जांपल लीजिए, जहां पर यहाँ मैंने F1 के सीधा सीधी जो एंगल बनेगा उसको साइन के साथ नीचे में लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या हुआ, F1 मैंने लिया, F1 के सीधा सीधी क्या बन रहा था, थीटा यानी थीटा माइनस अल्फा, यानी कि F1 बटे साइन थीटा माइनस अल्फा लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा करंट कहाँ आ जाएगा बच्चों, मैंने F1 का हो गया काम, अब हम लोग दूसरा लेते हैं F2 की बात करते हैं। यहाँ से ये ले लीजिए F2, चूंकि बच्चों चूंकि हो जाएगा ये पैरेलल है, तीन पैरेलल होगा, चूंकि हम लोग ABC में काम कर रहे थे, F2 के सामने कौन सी बन रहा है, अल्फा बन रहा है, छोटका एंगल ट्रायंगल लेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, F2 बटे साइन अल्फा हो जाएगा। उसी तरीके से आगे बढ़े, चूंकि हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, R की सीधा सीधी क्या बना है, पाई माइनस थीटा, क्या हो जाएगा R बटे साइन पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो बच्चों इससे भी हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इससे भी हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं और डायरेक्शन यानी कि दोनों चीज हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस पर मैं जो है कि नेक्स्ट डे अब इस पर न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है। और बच्चों एक चीज आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों एक से यानी 2 फोर्स से ज्यादा होते, 3 4 5 फोर्स मिल जाते हैं, तब रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं उसको पढ़ने के लिए बच्चों हम लोगों को आता है एक एनालिटिकल मेथड, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफी हद तक अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो बच्चों हम लोग फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग इसी जोश के साथ। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।